नासरा मेरी हम-जमात थी। वो हमारे पड़ोस में रहती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इसका इरादा एफएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का था, मगर जिन दिनों हम एफएससी साल दोयम के पर्चे दे रहे थे, इसके वालिद की नौकरी जाती रही। इसके वालिद एक ऐसे महकमे में थे जो मुल्क भर में रिश्वत के मामले में मशहूर है, मगर वो ईमानदार आदमी थे। रिश्वत की तलब इन्हें छूकर भी नहीं गुजरी थी। इसी वजह से अपने अफसरान को खुश ना कर सके और इन्हें किसी छोटी सी गलती के बहाने से मुअत्तल कर दिया गया। तभी इन्होंने ज़मीर फरोशी से बेहतर जाना कि इस्तीफ़ा दे दें। इस तरह मुलाजमत से हाथ धो बैठे। नासरा को सब बोंगी समझते थे, मगर वो खासी समझदार और हसास थी। घर के हालात को देखते हुए इसने मेडिकल कॉलेज में दाखिले की जिद ना की, बल्कि मुलाजमत कर ली। यूं वो अपने बाप का सहारा बन गई। इसकी वालदा भी एक सुघड़ औरत थी। तंगी के बावजूद किसी न किसी तरीके से वो घर की गाड़ी खींच रही थी। भाई दोनों छोटे थे और कमाने के लायक ना थे। नासरा एक स्कूल में टीचर लग गई थी। वो सुबह स्कूल जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाती। 4 पैसे इकट्ठे होते और घर की दाल रोटी चलती थी। इन पैसों से नासरा की माँ कुछ रुपए बचा लेती कि आखिर बेटियों को भी ब्याना था। इन्हीं दिनों पड़ोसन फरीदा ने एक रिश्ता बताया। लड़का किसी मिल में काम करता था। लड़के की माँ आई तो इसने नासरा की बजाय चौथे नंबर वाली बहन को पसंद कर लिया। अक्लमंदी का सबूत देते हुए नासरा ने माँ पर दबाव डालकर अपनी बहन की शादी इस लड़के से करवा दी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी शादी पर खर्च करके वो लोग फिर से खाली हाथ हो गए। मेरी दोस्त नासरा एक बार फिर मशीन की तरह काम करने लगी। इसी दौरान इसने कुछ रुपए इकट्ठे किए और अपने स्कूल के क्लर्क से अपनी 5वीं नंबर वाली बहन को ब्याह कर वालदैन का एक और बोझ हल्का कर दिया। बहन की शादी के बाद जब वो स्कूल गई तो इसने सुना कि इसकी साथी टीचर अपने उम्र रसीदा मामू के लिए रिश्ता तलाश कर रही है। ऐसी बेवा या बांझ औरत का रिश्ता जो इसके मामू की तन्हाई दूर कर सके और जिंदगी के बाकी मानदा सफर में इसका साथ दे सके, दुख सुख में इसका ध्यान रखे। ये बात कुछ दिनों तो स्टाफ रूम में गर्दिश करती रही, फिर आई गई होगी, लेकिन आसरा ने इस बात को ना बुलाया। वो इस शख्स के बारे में सोचती रही जिसकी जीवन साथी इसे उम्र में तनहा कर गई थी। और बच्चे भी सब शादीशुदा होकर सब अपने अपने घरों के हो गए थे। एक दिन इसने अपने साथी टीचर आयजा को घर बुलाया और इससे इसके मामू के रिश्ते के बारे में दरियाफ्त किया। आयजा ने तफसील से बताया कि मामू रशीद साहब की उम्र 50 साल के करीब है, ताहम वो अपनी उम्र से कम नजर आते हैं क्योंकि सेहत अच्छी है। आयजा के ये मामू कई मुरब्बा राजी के मालिक थे। इनकी 2 फैक्ट्रियां भी चल रही थी। मालदार थे, किसी शय की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ यही कि इनके ज़ाती काम और इनकी देखभाल का असल जीवन साथी ना रहा था। अगले दिन आयजा के मामू इसको लेने आए तो नजमा ने गेट से एक नज़र देखा। वो ऊंचे लंबे खूबसूरत खासे स्मार्ट और चाको चुबंद नजर आ रहे थे। नासरा ने सोचा अगर मैं इस आदमी से शादी कर लूं तो घर के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अगले दिन इसने आयजा से कहा कि मैं तुम्हारे मामू से शादी करने को तैयार हूँ, तुम रिश्ता तय करा दो। ये सुनकर वो लड़की परेशान हो गई, बोली तुम होश में हो? इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करोगी? ये तो मेरा पागलपन है, तुमको किसी कुंवारे नौजवान का रिश्ता मिल सकता है। नासरा ने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया था। एक बार फिर अच्छी तरह सोच विचार कर लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मगर मेरी दोस्त ने सोच लिया था कि इसकी कुर्बानी से बाकी तमाम खानदान बन जाएगा और चंद दिन ऐशो इशरत के वो भी देख लेगी, फिर सुकून से जी सकेगी। आयजा इसे समझाती रही कि अभी तो ऐश होंगे, मगर बाद में इसके लिए तकलीफ पैदा हो सकती हैं, इसलिए अपनी जवानी को दाव पर लगाना अक्लमंदी नहीं। नासरा ने यह कहकर इसे खामोश कर दिया कि अब भी तो इसकी ज़िंदगी को घुन लगा हुआ है, अब कौन सा सुख है। कम से कम इस तरह ना सिर्फ इसका खानदान संवर जाएगा बल्कि कुछ दिन आराम के वो भी देख लेगी, बेफिक्री से हंस बोल सकेगी। आयजा ने नासरा को अपने मामू का पता दे दिया और कहा कि वो खुद ही अपने घर वालों के जरिए इनसे राब्ता कर ले। वो ये रिश्ते अपने हाथों से नहीं करवाएगी। सच है, गरीबी और लाचारी कभी कभी कितना मजबूर कर देती है कि इंसान ना चाहते हुए भी वो क्या कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। और जब वही मजबूर इज्जत की जिंदगी जीने की खातिर किसी के दामन में पनाह लेता है तो दुनिया कैसे कैसे नश्तर नहीं लगाती। बहरहाल नासरा ने ऋषि साहब से खुद मुलाकात की और शादी की पेशकश की। ऋषि साहब भी सोच में पड़ गए, अच्छी तरह सोच लो, बाद में कहीं तुमको पछताना ना पड़े। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, नासरा ने जवाब दिया तो ऋषि साहब आमादा हो गए। आखिर को वो मर्द थे, कम उम्र, पढ़ी लिखी और खूबसूरत बीवी मिल रही थी। इनको क्या था, वो तो बेवा या तलाक याफ्ता ढूंढ रहे थे। इधर जवान और कमवारी लड़की का रिश्ता बिन मांगे मिल गया, लेकिन नासरा ने अपने कुछ शराइत भी पेश कर दी जिनको उन्होंने बिला चूचड़ा मान लिया। शराइत के मुताबिक ऋषि साहब ने 3 माह के अंदर अंदर इसके बहनोई को कपड़े का कारोबार करा दिया और रकम कर्जा के तौर पर दी। दूसरे बहनोई को वर्कशॉप खोल कर दी और 3 लाख रुपए से शादी के खर्चे की मदद में दिए।
जो इसने अपने वालिद के नाम बैंक में जमा करा दिया। रशीद साहिब ने इसके बाद अपने समाजी मकाम के मुताबिक नासरा के दोनों बहनों की शादियां करवा दी। रिश्ते भी अपने हल्का अहबाब से तलाश किए। आखिर में उन्होंने इसके वालिद को एक पुख्ता मकान लेकर दिया। यूं इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी का नफ़ा बख्श सौदा अपने उम्र रसीदा कामों से किया, लेकिन अपने घर वालों के सुख और आराम के ओज़ इसने रशीद साहब के साथ उम्र भर की वफादारी बनाने की कसम जो खाई, इसको नभा भी दिया। ससुराल में तो मेरी सहेली को शीरों में कोई पजीराई ना मिली। रशीद साहब की बहुओं ने अपने खामदों और नंदों के साथ मिलकर नासरा से छूत खासा बर्ताव किया। इधर नासरा की एक चुप और खामोशी थी। सुर्ख और सफेद रंगत की मालिक नासरा 5-6 माह में ही कमला कर रह गई। हर कोई से घटिया, लालची और जलील कहता था। खानदान वालों के सामने से खूब बड़ा चढ़ाकर बेइज्जत किया था कि एक बूढ़े से इश्क लड़ाकर शादी करके आ गई है और अब अपने मैके की तिजोरियां भर रही है। ऋषि साहब ने अपने खानदान के इस रवैये को महसूस किया कि इनकी औलाद हर लम्हा इनकी बीवी को बेइज्जत करती है। इधर नासरा थी कि एक लफ्ज़ भी शिकायत का अपनी ज़ुबान पर ना लाती थी और ना ही माथे पर नागवारी की शिकन उभरती थी, क्योंकि ऐसे ही सलूक की इसको तवक्को थी। अपने शौहर की वो बेहद ताबेदार थी। जब भी रशीद साहब आते इसके होंठों पर मुस्कान होती। इसने अपने शौहर की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर रशीद साहब क्यों कर नासरा को बुरा कहते या इससे नाइंसाफ़ी करते। इसने शौहर से कोई धोखा नहीं किया था, हर बात शादी से पहले तय की थी। इन दिनों तो वो बड़ी खुश थी जब इनकी खिदमत और अतायत को देखते हुए शौहर ने इसको एक इलाके में बड़ा सा खूबसूरत घर सजा संवार कर तोहफे में दिया और खुद भी इसके साथ वहीं शिफ्ट हो गए। घर से जाते हुए वो अपने सौतेले बेटियों, बहुओं और पोते पोतियों से अच्छी तरह मिली, लेकिन किसी ने इसको गर्मजोशी से गले ना लगाया। फिर भी इसने मुस्कुराकर सबको खुदा हाफिज कहा और ढीठ का लक़ब सुनकर वो अपने नए घर में आ गई। यहाँ आकर इसे ऐसे लगा जैसे वो जन्नत में आ गई हो। इसने सुख का सांस लिया। इन दिनों ही इसने एक चाँद से बेटे को जन्म दिया। मैके वाले इसे और रशीद साहब को मुबारकबाद देने आ गए, मगर ससुराल से कोई ना आया। रशीद साहब ने अलबत्ता दोस्तों को दावत खिलाई, बीवी को कीमती तोहफ़े दिया और बच्चे का नाम महताब रखा। यूँ नासरा भी तमाम तकलीफ़ें भूल कर बच्चे की परवरिश में लग गई, मगर इसे यही फ़िक्र खाई जाती थी कि अगर रशीद साहब को कुछ हो गया तो इसे और इसके बच्चे को देखने वाला कौन होगा। इस बात का जिक्र इसने रशीद साहब से किया तो शौहर ने इसे तसल्ली दी कि घर वालों का ये रवैया और अपनी उम्र देखते हुए ना सिर्फ ये घर बल्कि एक फैक्ट्री और खासी रकम भी नासरा के नाम बैंक में जमा करवा दी है, बल्कि तमाम जेवरात की हकदार भी इसको बना रहा है। इन दिनों वो मुझसे मिलने आई तो मैंने इसे मशवरा दिया कि तुम स्कूल खोल लो ताकि तुम्हारी आमदनी में इजाफा होता रहे। इसने मेरी राय से इत्तेफाक किया और एक प्राइवेट स्कूल खोल लिया। इसकी मेहनत रंग लाई और अल्लाह ताला के फजलो करम से इसका स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। इसी अरसे में फिर इनके यहाँ एक बेटे और 2 साल बाद एक बेटी ने जन्म लिया। अब वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इसी दौरान इसकी एक और बहन की भी शादी हो गई। एक भाई डॉक्टरी पढ़ रहा था, दूसरा बैंक में मुलाजिम हो चुका था। मैकी के हालात सुधर चुके थे। इधर चैन था तो उधर नासरा भी चैन में थी। माताब अब 10 वर्ष का होने को था। छोटा लड़का 8 का और बेटी 6 साल की थी कि एक रात अचानक रशीद साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो नासरा और बच्चों को छोड़कर अपने खाल के हकीकी से जा मिले। ऐसे नाजुक मौका पर ससुराल वालों ने तरह तरह की बातें की और रशीद साहब के 40वें से कबल ही इसे सौतेले बेटों की तरफ से नोटिस मिल गया कि इस जायदाद में नासरा और इसके बच्चों का कोई हिस्सा नहीं और मकान भी इनको खाली करना होगा। नासरा के भाइयों ने जवाब अदालत से देने का फैसला किया तो इसने इनको रोक दिया और खुद ही तमाम जायदाद से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। कहा कि रशीद साहब ने अपनी ज़िंदगी में मुझे मेरा और बच्चों का हक दे गया और जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है वो ही मेरे बच्चों के लिए बहुत है। यूँ ससुराल वाले भी सर्द पड़ गए कि नासरा ने हर बात इनके हक में कही थी। यूँ इसका ससुराल हमेशा के लिए इससे दूर हो गया। मकान का मुतालबा भी ना किया। वक्त का पहिया तेज़ी से चलता रहा। बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने तालीम मुकम्मल की तो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए, क्योंकि ज़रिए अराज़ी में से वरासत अज़ खुद इनको मिल गई थी। यूँ इसकी फरासत और कुछ तकदीर के दौलत की देवी इस पर मेहरबान होती गई। अब इसके बच्चे जवान थे और इसको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ना थी। अधेड़ उम्र में रशीद साहब ने अपनी तन्हाई का साथी नासरा को बनाया था और एक बार फिर से अपना सोना आंगन आबाद कर लिया था, मगर नासरा ऐसा ना कर सकी और ताउम्र अपने शौहर से वफा का वादा निभाती रही।